गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा वो सेल का था, ठीक है। और हम लोगों ने सेल के ओवरव्यू देख लिया था और सेल वॉल हमने पढ़ लिया था, यानी कोशिका भित्ति को हमने डिटेल में पढ़ा था। और कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी, उससे संबंधित हमने 3 मॉडल्स को पढ़ लिया था, ठीक है। कौन कौन से मॉडल्स थे वो? एक सैंडविच मॉडल था जो डेवसन और डैनियल ने प्रतिपादित किया था, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जो रॉबर्टसन ने प्रतिपादित किया था, और एक सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा प्रतिपादित फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, ठीक है। तरल मोज़ेक मॉडल अपने प्रस्तुत किया था। क्लियर? तो ये 3 मॉडल हमने पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली को पूरा समझने के लिए, ठीक है। अब बेटा जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वॉइस इशू रहा, ठीक है ना, वॉइस नहीं आ पाई थी टेक्निकल इशू की वजह से। तो बेटा उसके अंदर आप एक काम कीजिएगा कि जो हमने बोर्ड पे आपको करवाया है, ठीक है, वो तो आप अपनी नोटबुक के अंदर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी हमारे पास टाइम होगा हम उसके लिए वीडियो बना देंगे और उसको हम समझा देंगे, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन तो कर लीजिए, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं अभी उसको लेके, ओके। उसको वापस रिपीट नहीं करवा रहा हूँ मैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, वो पूरा हमने थ्योरी में लिखाया हुआ है आपको, ठीक है। और उसको हम 1 या 2 दिन के बाद जैसा भी हमको टाइम मिलेगा वैसा हम उस वीडियो को बना के आपका कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना ना, वो टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से वॉइस प्रॉब्लम आ रही थी, पूरा शो हो रहा था बट वॉइस नहीं आ रही थी, क्लियर, ओके, ठीक है। अब हम जो है सेल मेम्ब्रेन को आगे बढ़ाते हैं और हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करते हैं बेटा, परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, अब हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा हम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, ओके। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में यही पढ़ा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? चयनात्मक पारगम्य, यानी विलायक के लिए तो वो क्या है? पारगम्य है, और विलय के कुछ अणुओं के लिए वो कैसी होती है? अपारगम्य होती है, और कुछ के लिए क्या होती है? वो पारगम्य होती है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और उसके द्वारा हम समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हम ये लिपिड की बाइलेयर बना रहे हैं। ये क्या है? लिपिड का द्विपर्तीय स्तर है, ओके। और लिपिड के द्विपर्तीय स्तर के अंदर ये कौन से प्रोटीन है बेटा? जो पूर्ण रूप से धसे हुए हैं। ये पूर्ण रूप से धसे हुए हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा चैनल प्रोटीन। इनको अपन क्या बोलते हैं? चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा चैनल प्रोटीन, ठीक है। फिर हम वापस से बना रहे हैं लिपिड की बाइलेयर। ये है, वापस से हमने लिपिड की बाइलेयर बनाई है और हम यहां पर एक प्रोटीन और बना रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटीन और बना दिया है। इस प्रोटीन को हम बोलेंगे कैरियर प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियर प्रोटीन। तो ये तो हो गए चैनल प्रोटीन, ये हो गए कैरियर प्रोटीन, ठीक है। और हम वापस से एक कैरियर प्रोटीन बनाने वाले हैं। वापस से हमने कैरियर प्रोटीन बनाया है, ये हमारा एक और कैरियर प्रोटीन हो गया, ओके। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटसाइड है ना, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनसाइड है,
ठीक है, ये तो कौन सा साइड है बेटा, आउटसाइडर है और ये इनसाइडर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की। तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इनका जो सांद्रता है वो बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है। ठीक है, और ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है उसकी झिल्ली इनके लिए कैसी होती है, पारगम्य होती है। तो ये डायरेक्ट क्या करते हैं, इस प्लाज्मा झिल्ली को पार करते हुए अंदर की तरफ आ जाते हैं। डायरेक्ट क्या करेंगे, ये प्लाज्मा झिल्ली को पार करते हुए अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो गमन है, इस प्रकार का जो परिवहन है, ये कहलाता है बेटा विसरण। ये क्या कहलाएगा, विसरण, जिसको अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो किसी भी गैस का, अणु का या आयनों का, ठीक है, गैस का, अणु का या आयनों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्या है, परमेबल है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है, इसके अंदर एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी सांद्रता बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है, लेकिन वो लिपिड में घुलनशील नहीं होते हैं। और लिपिड में घुलनशील नहीं है तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनको किसकी आवश्यकता होती है, चैनल प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और वो इस चैनल प्रोटीन के द्वारा अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो डिफ्यूजन होता है या इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसको अपन क्या बोलेंगे, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। इट्स दैट क्लियर, ओके। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनको कैरियर प्रोटीन के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन यहाँ से इस पे बैठता है, फिर ये उल्टा हो जाता है और यहाँ पर आउटसाइडर में पहुँच जाता है, तो इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और ये जो तीनों है बेटा, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी निष्क्रिय परिवहन। ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन। तो निष्क्रिय परिवहन क्या हो गया, निष्क्रिय परिवहन क्या हो गया कि जिनमें मतलब जो प्रोटीन अपनी अधिक जो मॉलिक्यूल्स, आयन, अणु या कोई भी परमाणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू, तो उसको अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय परिवहन। इट्स दैट क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका निष्क्रिय परिवहन हो जाएगा। ठीक है, अब कई मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी सांद्रता बाहर ज़्यादा है और अंदर की तरफ कम है। ठीक है, तो वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करेंगे। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है इसको बोलते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यानी सक्रिय परिवहन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, सक्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है, यानी ऊष्मा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन में अंतर क्या है कि निष्क्रिय परिवहन कैसे होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, जबकि सक्रिय परिवहन कैसा होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय परिवहन जो होता है सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, चैनल मीडिएटेड डिफ्यूजन प्रकार का हो सकता है, और कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होता है, जो अपनी अधिक कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, तो इसके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ट्रांसपोर्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, निष्क्रिय परिवहन सक्रिय परिवहन दोनों पढ़ा दिया है। ये होता है कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, और इसका गमन होता है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? ठीक है, ये उतार लो। ठीक है, अंतर मैंने आपको लिखवा दिए हैं, तो आप लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर कि क्या अंतर होता है इनमें। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब बेटा हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो टर्मिनोलॉजी और है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा एंडोसाइटोसिस। हम पढ़ने वाले हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे बेटा एक्सोसाइटोसिस। एक तो हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस और एक हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडोसाइटोसिस जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और एक होता है बेटा पिनोसाइटोसिस। ठीक है, एक तो क्या होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, है ना, और पिनोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। ओके, और एक्सोसाइटोसिस को हम बोलते हैं सेल वोमिटिंग। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। तो इसको बोलेंगे सेल ईटिंग, इसको बोलेंगे सेल ड्रिंकिंग। और एक्सोसाइटोसिस होगा जिसको अपन बोलेंगे सेल वोमिटिंग। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, मान लो कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोशिका है ये, और बाहर कोई सॉलिड पार्टिकल है। बाहर कौन सा पार्टिकल है? सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड रूप में सॉलिड पार्टिकल है। अब इस सॉलिड पार्टिकल को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा कहाँ लेके आना है? अंदर की तरफ, यानी इनका क्या करना है? इंजेक्शन करना है। क्या करना है? इनका इंजेक्शन करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? इसको अपने अंदर इंजेक्ट करवाएगा इस तरीके से। ठीक है, पहला स्टेप तो ये हो गया, और दूसरा स्टेप क्या करेगा? ये इसको अंदर की तरफ करवा लेगा ऐसे, और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा अंदर आ गया। तो यानी ये सॉलिड पार्टिकल कहाँ चला गया? अंदर चला गया। अब इस पार्टिकल को अपन बोलते हैं बेटा फैगोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? फैगोसोम। यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा ये सॉलिड पार्टिकल अंदर की तरफ इंजेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फैगोसोम। तो फैगोसोम के रूप में सॉलिड पार्टिकल को अंदर की तरफ इनगल्फ किया जाता है। इस प्रोसीजर को बोलते हैं अपन फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ठोस व जटिल पदार्थों का, ठोस, इसमें डेफिनेशन लिख लो आप, ठोस व जटिल पदार्थों का झिल्लियों के माध्यम से, ठोस व जटिल पदार्थों का झिल्लियों के माध्यम से फैगोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण, फैगोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण फैगोसाइटोसिस कहलाता है। फैगोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है बेटा, तो सॉलिड पार्टिकल को जब वो अंदर ले रहा है, ठीक है, किस रूप में? फैगोसोम के रूप में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्लियर? अब हम पिनोसाइटोसिस की बात करते हैं। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस में क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा
तरल पदार्थ को अंदर लिया जाएगा। किस रूप में लिया जाएगा? तरल पदार्थ के रूप में लिया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा और ये क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ आ जाएगा। तो किस रूप में लिया जाता है इसको? पीनोसोम के रूप में लिया जाता है। किस रूप में? पीनोसोम के रूप में लिया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? पिनोसाइटोसिस कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पिनोसाइटोसिस। तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि तरल पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से, तरल पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पीनोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण, पीनोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पीनोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पीनोसोम के रूप में अंतर्ग्रहण क्या कहलाएगा? पिनोसाइटोसिस कहलाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल ड्रिंक कर रही है। और इसको अपन बोलेंगे सेल ईटिंग, यानी सेल खा रही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा एक्सोसाइटोसिस की। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो भी हमारा पार्टिकल या तो पिनोसोम के रूप में गया था या फेगोसोम के रूप में गया था, इसका डाइजेशन हो जाता है और डाइजेशन होने के बाद में सेल इसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अब बाकी बचा हुआ जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वेस्ट मटेरियल कहलाता है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। और इस अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है? कोशिका के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। यानी सेल क्या कर रही है? सेल वोमिटिंग कर रही है। सेल क्या कर रही है? सेल वोमिटिंग कर रही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि कोशिका द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बहिर्गमन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बहिर्गमन एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों आपका? कोई दिक्कत है? तो ये हमारा बेटा सेल मेम्ब्रेन हो चुका है कंप्लीट। ये हमारा क्या हो चुका है? सेल मेम्ब्रेन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल वॉल हमने पढ़ लिया है, सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य पढ़ेंगे। ठीक है, और कोशिका द्रव्य जो नाम था, ठीक है, वो दिया था स्ट्रॉसबर्गर ने। ठीक है, तो नेम गिवन बाय स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो नाम था वो किसने दिया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। और साइटोप्लाज्म होता क्या है? ठीक है, तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग, ये क्या होता है? केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली के बीच का भाग होता है। कि ये हमने बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमारा क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। और ये क्या है? हमारा केंद्रक। ये क्या हो जाएगा? केंद्रक। तो इनके बीच का जो भाग है, ये वाला जो मैं इसको कर रहा हूं, तो ये वाला भाग हो जाता है कोशिका द्रव्य। इसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब जो कोशिका द्रव्य है वो दो भागों से मिलकर बना होता है।
कोशिका द्रव्य कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग तो कहलाता है हाइलोप्लाज्म। पहला भाग तो क्या कहलाएगा? हाइलोप्लाज्म, जिसको हम साइटोसोल भी कहते हैं। और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है ट्रोफोप्लाज्म। पहला भाग तो क्या कहलाएगा? हाइलोप्लाज्म यानी साइटोसोल कहलाता है। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। ट्रोपो लिख दिया मैंने ना, ट्रोफो है ये। दूसरा क्या कहलाता है? ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। अब हाइलोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का तरल मैट्रिक्स भाग जो बिना कोशिकांग का होता है। कोशिका द्रव्य का तरल मैट्रिक्स भाग जिसमें कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिका द्रव्य का तरल मैट्रिक्स भाग है, इसके अंदर कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये बिना कोशिकांगों का होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोशिका द्रव्य में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, लाइसोसोम भी है, पेरोक्सोसोम भी है, स्फीरोसोम भी है। इन सबको हटा दें तो जो तरल भाग बचता है वो क्या कहलाता है? हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल कहलाता है। और ट्रोफोप्लाज्म की बात करें हम, ठीक है, तो ट्रोफोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। ठीक है, साथ में निर्जीव अंतर्वस्तुएं होती है। ठीक है, तो निर्जीव अंतर्वस्तुएं और कोशिकांगों को मिलाकर जो भाग बनता है उसको अपन बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। तो कोशिकांगों के नाम तो भी हमने बताए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे कोशिकांग होते हैं। निर्जीव वस्तुओं के अंदर सारे के सारे रिजर्व फूड हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, टैनिन, लिपिड, ठीक है, और अमाइनो एसिड, ठीक है, रेजिन, गम, ये सारे क्या होते हैं? निर्जीव अंतर्वस्तुएं होती है। तो दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे अपन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो जिनका फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके अंदर वो जो कोशिकांग होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इन सब के फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो कल हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक कोशिकांग को डिटेल में पढ़ेंगे विद डायग्राम्स। ओके, तो आज तक के लिए इतना ही। और वो वीडियो जो जिसमें आवाज़ नहीं थी उसका आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम उसको समझा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा।